Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel. I am Vikas Kumar from Guideline Chemistry Classes छपरा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट ब्रेविस लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ध्यान देना, यहाँ जो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो देखो, आज का ये टॉपिक जो है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि बहुत सारे टाइप्स के यूनिट सेल हैं। तो अगर हम इस यूनिट सेल में बात करें, एक यूनिट सेल में, तो यहाँ पर जो एसएससी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, तो सिर्फ कॉर्नर पे होता है। और हमारे पास कॉर्नर जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो 8 होने के कारण यहाँ 8 एटम्स हो गए। यहाँ पर कॉर्नर के अलावा सेंटर में भी होते हैं, तो 8 और 1 + 1 कितने हो गए, 9 हो गए। बीसीसी में यानी कि बॉडी सेंटर में। फेस सेंटर में कितने हो गए, तो 8 + 6 14। यहाँ इंड सेंटर में 8 + 2 10 एंड यहाँ 8 + 12 ये हो गया 20। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक पार्टिकुलर यूनिट सेल की बात करें तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। बट अब ये जानते हो कि यूनिट सेल क्या होता है, तो एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का। और उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को जब हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में अटैच करते हैं, तो अटैच करने के बाद एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर हम आपसे बात करें कि क्या जितने, अगर जैसे सपोज कि यहाँ पर एक यूनिट सेल है, उसमें आपको दिख रहा है कि 8 एटम्स है। तो यहाँ पर जो 4 क्यूब को मिला करके एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाया गया है, तो क्या इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, बात को ध्यान देना, 8 4 जा 32 होंगे। 8 4 जा 32 होंगे। क्या 32 एटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं? चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये देखो 18 ही हो गया, 32 भी नहीं हुआ, 18 भी हो गया। लेकिन क्या 18 भी होते हैं? तो जी नहीं, 18 भी नहीं होते। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। 18 भी नहीं होते। तो आखिर हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि किसी क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। और वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो जब कहीं होते हैं तो बहुत, चूँकि ये जितने भी लाइन्स हैं ना, ये जितने भी लाइन्स हैं, ये लाइन्स एक्चुअल में रियल में नहीं होते। रियल में ये सारे लाइन्स नहीं होते। ये क्या होते हैं, तो ये हाइपोथेटिकल लाइन्स होते हैं जो हम लोग खुद को समझने के लिए, खुद से जो है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल लाइन नहीं होते। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि सभी जगह जितने भी कॉर्नर्स हैं ना, सभी पे क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि एटम्स अपने स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होते हैं। और जब एटम्स से ही मिलकर ये सारे ज्योमेट्री फॉर्म होते हैं, जब एटम से ही मिलकर ये सारे ज्योमेट्री फॉर्म होते हैं, तो उस ज्योमेट्री में जो भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो बहुत सारे एटम्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो कॉमन होने के बाद कितने एटम्स जो हैं पर यूनिट सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं इस 4 यूनिट सेल में, यहाँ पे एक कॉर्नर है। बात समझो, कॉर्नर पर कितने एटम्स होंगे, ठीक है। तो जब ये कॉर्नर है, तो ये आपका ये 4 क्यूब को आपने रखा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, 4 क्यूब को आपने रखा है। और स्फीयर जो होते हैं, ठीक है, तो इस स्फीयर को जब आप कट करोगे हाफ, तो ये बिल्कुल ही प्लेन मिलेगा। और ये जो प्लेन मिलेगा, जो कि सेमी सर्किल होते हैं,
और ये जो पोर्शन है, ये फ्रंट का जो पोर्शन है आपका, वो फ्रंट का पोर्शन क्या है, बिल्कुल ही फ्लैट है, फ्लैट है ना। और आप इसके स्फीयर्स को यहाँ पर रखे हो तो इसका कौन सा पार्ट जो है इस प्लेन को ओवरलैप करेगा, तो ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को आप अंदर रखोगे, अंदर की तरफ, ताकि उसके हेमी स्फीयर जो होते हैं, उसके जो प्लेन पार्ट होते हैं वो इसके ओवरलैप हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो अंदर में हाफ स्फीयर चलेगा। बट आप जानते हो कि एटम्स तो हाफ होंगे नहीं, एटम्स होंगे वो हमेशा अपने स्फेरिकल शेप में होंगे। तो स्फेरिकल शेप में होंगे तो इसके आगे हम लोग इसी से अटैच, चूँकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर बना पाना उतना पॉसिबल नहीं है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर लोगे कि इसके आगे आप क्या करोगे। तो इसके आगे आप क्या करोगे कि 4 क्यूब को और रख दो, और ये वाला जो पोर्शन आपने देखा, ये जो नीचे वाला जो हेमिस्फेरिकल पार्ट था, इसको आप ऐसे करके रख दो, ताकि इसका जो प्लेन पार्ट है ना वो ऐसे ही चार क्यूब के उस साइड में जाकर एकदम बिल्कुल ही प्लेन हो जाए। अब इस 4 क्यूब को और उस 4 क्यूब को आप अटैच करोगे, तो अटैच करने के बाद यहाँ पर सेंटर में एक स्फीयर कंप्लीट बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक स्फीयर कंप्लीट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ जो एक स्फीयर होंगे, ठीक है, एक एटम्स होंगे, वो 8 जो है ना 8 क्यूब में, यानी 8 यूनिट सेल में क्या है, कॉमन है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि कॉर्नर पर प्रेजेंट जो भी पार्टिकल्स होंगे वो 8 पार्ट्स में कंट्रीब्यूट होंगे, 8 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर NC कितने पार्ट्स में डिवाइड है भाई, 8 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। यानी कि कॉर्नर वाले, याद रखना इस बात को, फिर से समझ लेना, 4 क्यूब आपने रखा, 4 क्यूब उसके आगे रखोगे, 8 क्यूब रखोगे। 4 क्यूब में आप देखोगे कि स्फीयर का हेमिस्फेरिकल पार्ट इसके प्लेन को कंप्लीट कर दिया, और 4 अंदर, मतलब कि हाफ वाला पूरा पार्ट अंदर की तरफ चला गया, यहाँ पे ये। फिर 4 क्यूब में इसका प्लेन पार्ट उसके फ्रंट पार्ट में आ गया, और ये स्फीयर्स उसके अंदर की तरफ चले गए। और जब दोनों को मिलाएंगे, 4 4 8 क्यूब को मिलाएंगे, तो यहाँ पे टोटल जो है एक स्फीयर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉर्नर वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो 8 क्यूब में कॉमन होते हैं, यानी कि 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, अब ये चीज़ हो गया। अब रही बात कॉर्नर के बाद, ठीक है, बॉडी सेंटर। तो अगर ये मान लो कि ये बॉडी सेंटर है, मतलब ये एक कंप्लीट यूनिट सेल है और इसका बॉडी सेंटर यहाँ है, तो अब ये बताओ कि बॉडी सेंटर में क्या वो किसी में डिवाइड हो रहा है, नहीं, एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर है और वो उसी में कंप्लीट है। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हो, यानी इनसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द क्यूब, Ni से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कितने में डिवाइड हो रहा है बाबू, तो 1 में। अब फेस सेंटर की बात करें तो ये फेस हो गया। अब देखो, एक जो फेस है वो 2 क्यूब में कॉमन फेस होता है, एक फेस होता है वो 2 क्यूब में कॉमन फेस होता है। तो यहाँ कॉमन फेस है NF/2। ओके, ये चीज़ हो गया, यानी कि फेस वाले 2 ही में कॉमन होंगे। अब रही बात एज वाले, एज यहाँ पे है ना आपका, एज यहाँ पे है। ये एक एज कितने में कॉमन है, ये एज इस क्यूब का भी दिख रहा है, ये एज इस क्यूब का भी दिख रहा है, ये एज इस क्यूब का भी है, ये एज इस क्यूब का भी कॉमन है, यानी कि चारों क्यूब का ये जो एज है ना कॉमन है। और उसके सेंटर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक पार्ट वो 4 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ फेस में क्या आता है कि एक पार्ट हाफ स्फीयर इधर और हाफ स्फीयर इधर मिल करके एक स्फीयर बन जाते हैं। यहाँ पर एक एक क्यूब में जो है एज वाले 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है, Na/4, बात समझना। तो इस तरीके से जो है हमने एटम्स को डिवाइड कर लिया। ये ठीक है।
अब जो है यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, z इजकल टू एन आई प्लस एन एफ अपॉन 2 प्लस एन ई अपॉन 4 और प्लस एन सी अपॉन 8। ध्यान देना बाबू, z इजकल टू एन आई प्लस एन एफ अपॉन 2 एन ई अपॉन 4 प्लस एन सी अपॉन 8, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जो कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप एससीसी के लिए, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, z फॉर एससीसी कैसे निकालेंगे, क्या होगा बताओ। तो z फॉर एससीसी के लिए हम देखो क्या इनसाइड में है, एससीसी आपका ये था ना, एससीसी में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, तो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। इनसाइड में है, नहीं है, 0। फेस के सेंटर में है तो नहीं है, यहाँ भी 0/2। एज सेंटर पे है तो नहीं है, 0/4। और कॉर्नर पे तो हाँ है। कॉर्नर पे देखो तो एससीसी में यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर पे कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, 8। जब 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो यहाँ से 8/8। ठीक है, अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सब 0 और 8/8 मिलकर हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली z फॉर बीसीसी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए z क्या कैसे निकालेंगे बताओ बीसीसी के लिए। तो बीसीसी में क्या इनसाइड ऑफ द बॉडी है, तो हाँ है, तो इनसाइड ऑफ द बॉडी है, कितना है 1। क्या फेस के सेंटर पे है, तो नहीं है, 0/2। एंड सेंटर सॉरी एज सेंटर पे है तो नहीं है, प्लस 0/4। और कॉर्नर पे है तो हाँ है, कॉर्नर पे है ना जी 8, तो 8/8। अब ये देखो 8/8 1 और 1, ये टोटल कितना हो गया 2। z फॉर एफसीसी। ठीक है, अब z फॉर एफसीसी क्या होंगे, तो एफसीसी में क्या होते हैं, तो कॉर्नर पे होते हैं, साथ साथ प्रत्येक फेस के एक सेंटर में होते हैं। तो एंड सेंटर में नहीं है, सॉरी बॉडी सेंटर में नहीं है, इनसाइड ऑफ द बॉडी नहीं है, 0। फेस सेंटर में तो फेस कितने हैं बाबू, 6 होते हैं, तो 6/2 प्लस 0। अब देखो एज सेंटर तो नहीं है ना यहाँ पे, तो एज के सेंटर में नहीं, तो 0/4। और कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे कितने हैं 8, 8/8 इजकल टू, अब देखो 1 और प्लस 6/2 3 प्लस 1 कितने हो गए 4। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखो एंड सेंटर के लिए यहीं पे हम बता दे रहे हैं आपको, z फॉर एंड सेंटर। ठीक है, अब देखो एंड सेंटर में क्या होते हैं, तो एंड सेंटर में कॉर्नर पे होते हैं और साथ साथ किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर में होते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि इनसाइड ऑफ द बॉडी नहीं है, 0। फेस के सेंटर पे है, बट कितने फेस के सेंटर पे है, तो ओनली 2 फेस के सेंटर पे, तो 2/2। उसके बाद कहाँ है, तो एनी एज के सेंटर पे नहीं है, तो 0/4 और प्लस 8/8, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी कितना हो गया बाबू, 2/2 1 और 1, ये कितना हो गया, तो 2 हो गए। सिमिलरली z फॉर एज सेंटर, तो एज सेंटर के लिए आप देखोगे जरा, तो एज सेंटर में कहाँ कहाँ है, तो कॉर्नर पे और एज के सेंटर में है। तो क्या इनसाइड ऑफ द बॉडी है, इनसाइड ऑफ द बॉडी है,
तो नहीं है 0। फेस के सेंटर पे है तो नहीं है 0/2। एज के सेंटर पे तो हाँ, टोटल एज कितने होते हैं, तो टोटल एज 12 होते हैं, तो 12/4। और कॉर्नर पे है 8/8, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, 4। तो इस तरीके से आपने देखा, ठीक है, कि अब हम यहाँ पे एक शॉर्ट में इसका हम टेबल बना दें। यूनिट सेल और क्या है, तो Z है, ठीक। SCC में 1, BCC में 2, FCC 4, इंड सेंटर 2 एंड एज सेंटर 4। ठीक है बाबू। तो ये जो है ना टेबल आप याद रखोगे, अभी जो मैंने आपको यहाँ बताया तो उसके पर्पज से आप ये याद रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो हर टाइप के यूनिट सेल में कि जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे है ही, उसमें नो डाउट, ठीक है। और उसके अलावा बाकी कहीं जहाँ जहाँ सेंटर पे, तो उसके हिसाब से आपने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना, यानी कितने एटम से मिल करके एक टाइप का यूनिट सेल वो बना सकता है। अगर इस टाइप के यूनिट सेल से मिलकर बना कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है जो कि, या फिर कोई सब्सटेंस जो आपके फॉर्म हो रहा है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ जो है सीख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है। आप इसको याद रखोगे हमेशा, आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आप इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं ना है। NC नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर, NI नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द क्यूब, NF नंबर ऑफ एटम्स एट द फेस सेंटर, NE नंबर ऑफ एटम्स एट द एज सेंटर, ठीक है। कहोगे तो मैं इसको लिख भी दूंगा, NC नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर, NI नंबर ऑफ एटम्स inside of the unit cell, NF number of atoms at the face center, number of atoms एट द एज सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो है ना इससे रिलेटेड हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको लिख लो ताकि हम इसको मिटाएं। तो देखो अब जो है आपने जो सीखा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के लिए फॉर्मूलाज वगैरह सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सीख लें ताकि आपको जो है बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, Z = NI प्लस NF/2 प्लस NE/4 अब प्लस NC/8, ये आपके फॉर्मूला थे। अब जो है यहाँ से करना क्या है, तो करना ये है कि कुछ अब क्वेश्चन समझो, ठीक है।
क्वेश्चन है कि सपोज करो कि आपके पास दो एटम्स है और दो एटम्स से मिलकर एक जो है क्यूब बन रहा है, ठीक है, एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है दो एटम से मिलकर, और जो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके यूनिट सेल में, ठीक है, सपोज कि दो एटम्स हैं और दो एटम्स हैं तो कहाँ कहाँ है भाई, तो एक एटम्स कॉर्नर पे है P, दूसरा एटम बॉडी के सेंटर में है Q। इन दो एटम से मिलकर एक क्यूबिक लैटिस बना, और क्यूबिक लैटिस में अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों एटम्स के मिलने से जो क्रिस्टल लैटिस बन रहा है उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। हम क्या करेंगे कि Z फॉर P निकाल लेंगे। तो Z फॉर P क्या होगा बताओ। Z कहाँ है, P कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर पे है, ना ही इंड साइड है, ना ही फेस सेंटर पे, ना ही ए सेंटर पे। तो 0 + 0.2 0.4 + 8/8। अब आप ये मत समझना कि हमने यहाँ पे एक डॉट दिया है तो एक, हमने क्या बोला कि P इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड Q इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। सो ये कॉर्नर पे अगर ये प्रेजेंट है P तो कहाँ होंगे, P अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो ये P कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। सो आप 8 इसको ध्यान रखना, 8/8 क्या हो गया 1। एंड Z फॉर Q कहाँ है, तो बॉडी के सेंटर में है और कहीं नहीं है, तो इनसाइड ऑफ द बॉडी है 1, फेस के सेंटर पे नहीं है, एज सेंटर पे नहीं है, और Q जो है कॉर्नर पे भी नहीं है, ध्यान रहे। 0.8 कितना हो गया 1। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, P इज टू Q, P रेशियो Q कितना हो गया 1:1। सो यहाँ से PQ क्या होगा, इस क्रिस्टल लैटिस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इसको फिर से समझ लो। आपसे कहा गया है कि क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ two elements P and Q. P is present at the corners and Q is present at the body centers. Then what will be the formula of the cubic lattice? Then for formula we have to calculate the number of atoms of P present in a unit cell. So P कहाँ है, तो आपके कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे है तो 8/8, बाकी किसी भी प्लेस पे नहीं है तो यहाँ पे सब 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1। Q कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेंटर में, Q आपके कॉर्नर पे भी नहीं है तो Q बॉडी सेंटर में तो 1, बाकी सब क्या आ जाएंगे 0, तो 1 हो गया, ठीक है बाबू। तो इस तरीके से जो हम लोग करके ये बना लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लें। कह रहा है कि अ क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B, C। A जो है आपके कॉर्नर पे है, B जो है आपके बॉडी सेंटर में है, C जो है आपके फेस सेंटर में। अब देन कह रहा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो आप क्या करो, Z फॉर A क्या हो जाएगा बाबू, A के लिए कॉर्नर पे तो सिर्फ कॉर्नर पे, बाकी सब 0, तो 0 + 0.2 + 0.4 + 8/8 कितना हो जाएगा 1। Z फॉर B क्या होगा, सोचो जरा, बॉडी सेंटर में है, यहाँ पे है सिर्फ, बाकी कहीं नहीं है, तो 1 0/2 + 0.4 + 8 0.8 क्या आ जाएंगे 1। एंड Z फॉर C, C कहाँ है, तो C कहाँ है बाबू,
तो फेस के सेंटर पे है, तो फेस के सेंटर पे है और कहीं नहीं है, तो यहाँ भी 0। फेस कितना होता है 6/2, ए सेंटर में नहीं है, समझे कि नहीं, और 0/8 कितना हो गया 3 हो गया। अब इस तरीके से आप रेशियो निकालोगे A/B/C, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ 1:1:3, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा ABC3, क्या हो जाएगा ABC3, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया किसके लिए, तो इन 3 एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बना, जो क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, ठीक है, उसके लिए। ओके क्लियर। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आपको मैं बता दूं, ये लिख लेना। अब कह रहा है कि A इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कह रहा है कि अ क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B. A is present at the corner and B is present at the face center. तो ध्यान दो, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, कि A कहाँ है कॉर्नर पे, B कहाँ है फेस के सेंटर पे, तो कॉर्नर वाले तो 1 होंगे, फेस के सेंटर वाले 3 होंगे, चूँकि 6/2 3 और कहीं नहीं है, तो A भी 3 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्विस्ट करें कि 1 atom is missing, 1 atom is missing from corner। अब देखो 1 atom जो है कॉर्नर से मिसिंग है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ से आप तो पहले Z निकालो फॉर A, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर A, तो Z फॉर A क्या होगा, ध्यान दो, तो सब क्या होंगे 0, 0/2, 0/4 प्लस 8/8 होना चाहिए जब कॉर्नर पे है तो, बट 1 एटम मिसिंग है, सो 7। अब 8 कॉर्नर पे होता है ना, तो 1 एटम वहाँ से मिसिंग है 7/8, तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा 7/8 मिलेगा। एंड Z फॉर B, ठीक है, तो B में क्या है इनसाइड नहीं है, 6/2, 0/4, 0/8 क्या हो जाएगा बाबू 3। अब यहाँ से A/B निकालोगे तो 7/8:3, यहाँ से क्या हो जाएगा 7:24, तो यहाँ से A7 एंड B24, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया, ये आपका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लें एक टाइप का, और तब तक आप इसे लिख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, अब जो है आपसे कहा जाएगा हाउ मेनी यूनिट सेल present in a 4.6 gram of
NaCl हो गया, एंड NaCl is body centered crystallize। ध्यान दो, NaCl का जो क्रिस्टल अगर सपोज करो कि बॉडी सेंटर है, ठीक है, सॉरी NaCl का क्रिस्टल नहीं ले रहे हैं हम लोग Na का ले रहे हैं, सोडियम, एंड सोडियम इज बॉडी सेंटर क्रिस्टलाइज। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनिट सेल, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल आपसे पूछे जा रहे हैं, और क्या है तो सोडियम जो है बॉडी सेंटर क्रिस्टलाइज है। तो आप जानते हो कि बॉडी सेंटर में इसका सॉल्यूशन होगा इन BCC Z इजकल टू कितना होता है, तो देखो मैंने अभी पढ़ाया था आपको Z इजकल टू 2 होते हैं। ठीक है, तो इन BCC Z इजकल टू 2, यानी कि अगर कोई बॉडी सेंटर क्रिस्टलाइज है 2 एटम्स पर यूनिट सेल चाहिए, तो 4.6 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये ना पता करोगे कि 4.6 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने मोल कंसेप्ट से पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट आता है W/m इजकल टू N/Na। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग मास के टर्म में क्या करते हैं, गिवन मास है मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाई एवोगाड्रो नंबर, ये करते हैं ना। तो इस दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ से n जो हम लोग को निकाल लेना है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेना है, फॉर्मूला था W/Na/m। अब देखो W क्या था, गिवन मास, गिवन मास आपके पास दिया गया है 4.6 ग्राम इंटू Na का वैल्यू दिया गया है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, और m सोडियम का मोलर मास क्या होता है, तो 23 होता है। अब यहाँ से पॉइंट को हटा दोगे तो 10 ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, और एक 0 से 0 यहाँ हो गया 22। अब ये देखो कि यहाँ से आपको मिल गया 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम। बात समझ रहे हो ना, तो ये आपको मिल गया, यानी कि आपने 4.6 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखा। अब इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलकर अगर क्रिस्टलाइज बॉडी सेंटर क्रिस्टलाइजेज हो रहे हैं तो उसमें कितने यूनिट सेल होंगे। तो जबकि आप जानते हो कि बॉडी सेंटर क्रिस्टलाइज यूनिट सेल में 2 एटम्स मिलकर 1 यूनिट सेल बना रहे हैं। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या करोगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, और इतने एटम्स हैं, और 1 यूनिट सेल में कितने एटम्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आपका हो गया ये यूनिट सेल। समझे कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आपने 4 क्वेश्चन सीखा, और उन चारों क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी इस पे। तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मैसेज करके वहाँ से आप PDF ले सकते हो। ठीक है, तो आप उसके PDF को ले लो और फिर बनाना, और बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं बहुत ही जल्द जो है लाइव क्लास आ रहा हूँ, और लाइव क्लास आकर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। जो हमें पर्सनली जो है आप कहेंगे उनको मैं लाइव क्लास आ करके और मैं उनके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।